हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक तो इस एल्किल ग्रुप की रिएक्शन पढ़ेंगे हम, और एक पढ़ेंगे हम इसकी OH ग्रुप की रिएक्शन, और एक पढ़ेंगे हम इसकी O और H की। एक यहाँ से टूटेंगे वो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक यहाँ से टूटेंगे वो रिएक्शन पढ़ेंगे, और यहाँ एल्किल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की हम अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन से पढ़ेंगे। तीन प्रकार की हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन पढ़ेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन या अपचयन में देखिए, रिडक्शन में ध्यान दीजिए, दो प्रकार का हम रिडक्शन कर सकते हैं। एक तो हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, और एक अपचयन करेंगे हम रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। दो प्रकार से अपचयन करेंगे। यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करते हैं तो बनता है अल्कोहल। क्या बनेगा यहाँ पर? प्राथमिक अल्कोहल बनता है या प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और इसके द्वारा करते हैं तो बनता है एल्केन। क्या बनेगा यहाँ पर? एल्केन प्राप्त होता है। मैं इसको RH लिख देता हूं। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। मैं एसिटिक अम्ल का एग्जांपल ले लेता हूं। ये एसिटिक अम्ल की रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवा देते हैं। तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अपचयन के लिए, रिडक्शन के लिए काम आएगा। तो बना लेता है ये CH3 CH2 और OH। क्या बना लिया इसने? एथिल अल्कोहल। यानी जो एसिटिक एसिड है इससे क्या बना लिया इसने? एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया, जो प्राइमरी अल्कोहल है। यदि इसके स्थान पर हम लाल फास्फोरस लें तो क्या होगा? देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH एसिटिक अम्ल ले लिया आपने, और यहां पर HI लिया है। क्या लिया आपने? HI लिया है, हाइड्रोआइडाइड लिया है, और उपस्थिति ले लिया आपने लाल फास्फोरस की उपस्थिति ले ली है यहां पर। तो देखिए, ये है, यहां से ये O हट जाएगा, तो देखिए क्या क्या बनता है। लाल फास्फोरस के द्वारा तो बन गया CH3 एसिटिक अम्ल से क्या बन गया है? एथेन बन गया है। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल से एथेन बन गया। और प्लस में क्या होगा कि ये जो HI है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसका अपचयन करेगा तो ये HI है, खुद का ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे I2 बना लेता है। क्या बना लेता है? I2 या आयोडीन में हो जाता है। और प्लस में क्या बनेगा? देखो, H2O। अब इसको यदि हम बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, इधर देखिए कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, संतुलित है। इधर ऑक्सीजन देखें तो 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। अब यहां देखें कि यदि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हो गए? 3 और 1 4, 6 4 10 हो गए हैं, 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गए हैं। ठीक है ना? आयोडीन यहाँ पर 6, तो आयोडीन 6 है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। अर्थात जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन किसके द्वारा करें? HI के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं, तो उसका अपचयन हो जाता है। और क्या बनता है? यहाँ देखिए, एथेन का निर्माण करते हैं। जबकि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो वहां पर अल्कोहल का निर्माण होता है, जो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। अपचयन के बाद देखिए हम स्मिट रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया। स्मिट रिएक्शन में क्या होगा कि यहां पर हम हाइड्रोजोइक एसिड देते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं और उपस्थिति लेते हैं वो H2SO4 की। ठीक है, तो तनु H2SO4 लिया आपने, देखिए क्या बनेगा? CH3, वापस मैं एसिटिक एसिड दे लेता हूं, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन करी। यहां पर आप कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हैं, मैं एक एसिटिक अम्ल का एग्जांपल ले लिया। और N3H नाम क्या है इसका? हाइड्रोजोइक एसिड।
हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, उपस्थिति मैंने बताया था कि H2SO4 की लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की लेते हैं। तो यहां से क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहां पर प्राथमिक एमीन बनाएगा। क्या बना लिया इसने, प्राथमिक एमीन बना लिया। तो प्राथमिक एमीन बना है तो प्लस में क्या बन जाएगा N2 और प्लस में क्या बन गया देखो CO2। तो यहां देखिए कि जो CO2 है वो यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा बनी है। ये CO2 किसके द्वारा बनी है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा बनी है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम वीक कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, वीक कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर किसका रिमूवल हो रहा है, इस कार्बोक्सिलिक समूह का। ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है, इस कार्बोक्सिलिक समूह का यहां से CO2 के रूप में निष्कासन हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे प्राथमिक एमीन। यहां पर R ले लेंगे तो यहां पर भी R आ जाएगा। यहां मैंने मेथिल लिया तो आप एथिल या प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं। कौन सी रिएक्शन हो गई ये, स्मिट रिएक्शन या स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है स्मिट अभिक्रिया, हाइड्रोजोइक एसिड से क्या बनता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है H2SO4 की उपस्थिति में, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है पहले तो देखें। सोडा लाइम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है ना, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना और सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। इस सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है देखिए, ये देखिए जैसे हम सोडा लाइम के साथ इसका थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होगा, इसको CO2 के रूप में इसका निष्कासन हो जाता है। तो देखिए CH4 प्लस या आप यहां पर R ले लें, R ले लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, R और H आ गया, प्लस में क्या बनेगा CO2। तो देखिए क्या बन गया, यहां पर एल्केन बना है। क्या बना है, एल्केन। और यहां से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस रूप में अलग हुआ है, CO2 के रूप में अलग हो जाता है। अर्थात यदि हम सोडा लाइम के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो सोडा लाइम के साथ थोड़ा सा ही हम इसको गर्म करते हैं तो सोडा लाइम है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्लों को। तो ये भी एक रिडक्शन ही है, क्योंकि एसिड से क्या बन गया है, एल्केन बना है। तो ये भी एक रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, रिएक्शन कौन सी हो गई है, रिएक्शन विद सोडा लाइम या सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल्बे वेव का अपघटन करते हैं और लेते क्या है, हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को लेते हैं। किसको लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवणों को लेते हैं। और ये सोडियम लवणों का हम जल के उपस्थिति में इसका हम क्या करते हैं, पहले तो आयनन करवाते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वैद्युत अपघटन हो गया। और जैसे ही हम इसका वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो यहां पर बनता है R यानी दो एल्केन समूह जुड़ जाते हैं, प्लस में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में बनता है हाइड्रोजन गैस और बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वैद्युत अपघटन। अर्थात देखिए क्या होगा कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का हम जब वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो ये सबसे पहले क्या था, कोल्बे ने, तो इस कोल्बे के नाम पर इसका नामकरण दे दिया गया है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस या कोल्बे वैद्युत अपघटन। क्या किया उसने, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लिए, उसको जल में घोला, घोलकर विद्युत धारा उसके अंदर से प्रवाहित की। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की तो वहां पर उसने उच्चतर एल्केन प्राप्त किए, हायर एल्केन। जैसे मेथेन का लिए है, यदि प्रतिस्थापी उसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ मेथिल जुड़ा हुआ है तो एथेन प्राप्त होता है, दो मेथिल आपस में जुड़ के। ठीक है ना, तो उच्चतर या हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, प्लस में CO2 बनता है और
कैथोड के ऊपर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। इसमें कोर प्रोडक्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो हमने 11th क्लास के अंदर इसको पढ़ा था। मैकेनिज्म किस प्रकार की इसकी देखिए कि अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, क्रिया विधि वो देखते हैं। सबसे पहले देखता हूं मैं एनोड पर कि एनोड पर किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर देखें कि सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है आर, चलो मैं एसिटिक अम्ल ले लेता हूं इसके अंदर एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O और Na, यानी एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण ले लिया आपने, तो ये इस प्रकार से आयनित होगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस प्रकार से आयनित हो गया। अब क्या करेगा कि ये जो आयनित हुआ है जल के अंदर, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, क्या करेगा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर है इसके ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आयन, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले इसके 2 मोल लेंगे और 2 मोल से क्या करते हैं, ये मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाते हैं या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। फ्री रेडिकल कैसे करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर O के पास है वो केवल जो वैलेंसी सेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और प्लस में क्या कर देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से यहां पर एसिटिक जो मुक्त मूलक है वो एसिटेट आयन का मुक्त मूलक बनता है। ये एसिटेट आयन का जो मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक CO2 का निष्कासन कर देता है इस प्रकार से। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर है O और ये कैसा है, मुक्त मूलक है। तो अब क्या करेगा कि ये जो फ्री रेडिकल है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपने का, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जब ये स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो यहां से ये बॉन्ड के अपने अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। मेथिल अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस प्रकार से CH3 का मुक्त मूलक है और CO2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, क्या बन गया यहाँ पर, मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल मुक्त मूलक या मेथिल फ्री रेडिकल बन गया है। ये मेथिल फ्री रेडिकल बना है, ये फिर से रिएक्शन करता है मेथिल फ्री रेडिकल और मेथिल फ्री रेडिकल रिएक्शन करके CH3 और CH3 का फॉर्मेशन कर लेना है। यानी क्या बना लिया इसने, एथेन का निर्माण कर लिया, एथेन का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या होगा कि जो कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर क्या होगा, देखिए कि कैथोड के ऊपर जो आपने जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए कि जैसे ही आपने ये Na+ बना है, ये Na+ क्या किया, हमने किसके साथ घोला है इसको, जल के साथ। तो जल के साथ घोलने पर ये जो Na है, ये Na कैथोड पिन का पहले मैं बताता हूं क्या करेगा कि Na+ है वो जल के साथ रिएक्शन करता है और NaOH और प्लस में क्या बनाएगा, H+ बनाता है। ठीक है, और ये H+ है, ये कैथोड पर क्या रिएक्शन करेगा, ये कैथोड पर रिएक्शन इस प्रकार से करेगा, देखिए कि 2 जो H+ है ये एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। अर्थात देखिए कि सबसे पहले क्या बना, यहाँ पर एसिटिक मुक्त मूलक बना है, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए हैं। ये क्या करेगा, फिर ये जो मुक्त मूलक है फिर मेथिल मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं और CO2 का यहाँ से निष्कासन कर देते हैं। फिर 2 मेथिल मूलक आपस में जुड़कर एथेन का निर्माण करते हैं और जो यहाँ पर हमने जल के अंदर इसको घोला था वो सोडियम के साथ जल रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और एक H+ यहाँ से त्याग देता है। ये H+ कैथोड के ऊपर जो एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उनके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं या निर्माण कर लेते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कोल्बे वैद्युतिक अपघटन या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस हो गया है। अगला देखें, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होगा, देखिए एल्किल समूह की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ ए एल्किल ग्रुप कैसे होगा, मैं ले लेता हूं यहां पे RCH2 C डबल बॉन्ड OH।
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक प्रिंसिपल ग्रुप हो गया, और प्रिंसिपल ग्रुप वाला नजदीक वाला होता है अल्फा कार्बन। अर्थात यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो इनकी रिएक्शन हम रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर रिएक्शन करा देते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का यहां से एलिमिनेशन हो जाता है, यहां से यहां प्रतिस्थापन हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस X2 आपने ले लिया है लाल फास्फोरस, और यहां बना लेगा ये RCHX, या मैं X को नीचे लिख देता हूं X, और C डबल OH, और प्लस में क्या हो जाएगा HX। यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन आप काम में ले सकते हो, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl2, और लाल फास्फोरस ले लिया आपने, लाल P ले लिया है, फास्फोरस ले लिया है, तो क्या बनेगा CH3 CH Cl और COOH और प्लस से HCl। तो यहां देखिए कि हमने प्रोपेनोइक अम्ल लिया है और प्रोपेनोइक के अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस अल्फा हाइड्रोजन का एक का है वो सब्स्टिट्यूटेड बाय किसके होता है, क्लोरीन के द्वारा यहां से प्रतिस्थापित हो जाता है HCl के रूप में, और यहां पर क्लोरीन जुड़ जाता है। ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या कहलाती है ये, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, देखिए हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। देखिए हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है, या हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है और अल्फा हाइड्रोजन यहां से हट जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी हुई है। अगली है अम्लीयता, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता क्या करते हैं हम, एसिडिटी करते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक रिएक्शन लिखता हूं मैं सबसे पहले, RCOOH प्लस मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये बना लिया इसने सोडियम एल्कोक्साइड प्लस है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए क्या बना लिया, यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन बना लिया है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे सोडियम है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ठीक है, अब एसिडिटी का जो कारण है वो किस प्रकार से करते हैं, कि ये एसिडिटी किस प्रकार से रिलेटेड है वो देखें हम, कि जैसे हमने 11th क्लास के 7 लेसन के अंदर पढ़ा था हमने, साम्य अवस्था स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो पढ़ी थी। उसके अंदर देखिए कि आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया CH3 COOH और इसको आपने जल के साथ घोला, तो ये कैसे टूटेगा, CH3 COO- और प्लस से H3O+। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बोक्सिलेट आयनों में टूट गया। अब यदि ये साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लेते हम, और इसका मान क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, या उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारों की सांद्रता। उत्पाद क्या है यहाँ पर है
CH3COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट और H3O प्लस। ठीक है, यहां पर अभिकारक क्या है, CH3COOH और H2O। यहां पर इस H2O की कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी नेगोशिएबल इसमें कंसंट्रेशन में चेंजेस हुआ है वाटर की, तो जल में परिवर्तन बहुत कम हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं KH2O, वाटर को मैंने इस साइड में ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब अपॉन क्या बच गया, CH3COOH। यहां पर ये हाइड्रोनियम आयन है, H3O प्लस है, वो इस प्रकार से ब्रेक होता है H प्लस और H2O, यानी यहां पर क्या है, यहाँ H प्लस है। इट मीन्स क्या हुआ कि यदि हम इस H2O को हटा दें यहां से, तो यहां पर किसके बराबर ले लेंगे इसको, हम H2O को हटा दिया तो हम जो आयनाइजेशन है वो किसका निकाल रहे हैं, एसिड का, तो मैंने एसिड का यहां पर A ले लिया। H2 को मैंने यहां हटा दिया और क्या कर दिया, A क्या है यहाँ पर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, अम्ल का आयन स्थिरांक हो गया ये। अब तो हम देखें कि अम्ल का आयन स्थिरांक किसके समानुपाती है, इसमें क्या है, देखो H प्लस है, तो मैं इसे रिएक्शन से क्या, इसे इक्वेशन से क्या देखूं कि Ka प्रोपोर्शनल टू किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी किसी अम्ल के जितने H प्लस आयन होंगे उसका आयनन स्थिरांक उतना ही ज्यादा होता है, और जितना उसका आयनन स्थिरांक होता है, अम्ल का आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक होता है, उतना ही वह अम्ल प्रबल होता है, या उसकी अम्लता होती है, या उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो पहला तो किससे रिलेटेड होगा, ये Ka के द्वारा रिलेटेड कर दिया हमने कि Ka का मान या आयनन स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा वह अम्ल उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, दूसरा इसमें देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका हम बोथ साइड के अंदर हम नेगेटिव लॉगरिथम ले लें तो क्या हो जाएगा, pKa बराबर -a log Ka की वैल्यू होगी। अर्थात हम क्या करें, इसका बेस लेना है कि जितनी pKa की वैल्यू कम होगी एसिडिटी उतनी ही बढ़ेगी, एसिडिटी क्या होगी, उतनी ही बढ़ेगी। जितना इसका Ka का मान बढ़ेगा एसिडिटी उतनी ही बढ़ेगी, यानी ये तो समानुपाती है और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। पहला कारण तो हो गया एसिडिटी का ये। दूसरा इसमें देखते हैं एसिडिटी का दूसरा कारण क्या है, जो बहुत बार पूछते हैं एग्जामों के अंदर, क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस प्रकार से क्या होता है, R≡C≡O और O नेगेटिव और प्लस है H। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर अनुनाद उत्पन्न होता है, रिजोनेंस आता है उसके अंदर, और रिजोनेंस आता है किस प्रकार से आता है, देखिए कि R≡C≡O और यहाँ पे O नेगेटिव है, इन दोनों के अंदर क्या करेगा कि ये जो यहाँ पर नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए काम आएंगे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे से जाते हैं, R≡CO नेगेटिव और ये देखिए O। तो यहाँ देखिए कि ये जो अनुनाद उत्पन्न हुआ है इसके अंदर ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है किसका, कार्बोक्सिलेट आयन का, और ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर दोनों का इस प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे, इसको आपने कर दिया R, इधर C, इधर कर दिया मैंने O, इधर कर दिया मैंने O, और इस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं और नेगेटिव आयन को इसके बीच में कर देते हैं। अर्थात इसके अनुनादी संरचना के अंदर किसके, कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना में दोनों समान स्ट्रक्चर बनता है। दोनों कैसे बनते हैं, समान स्ट्रक्चर बनता है, और इनकी जो एनर्जी है वो भी समान होती है, और ये इनकी एनर्जी है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा कम होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन का जितना ज्यादा निर्माण होगा उतना ही ज्यादा वह स्थायी होगा, और जितना ज्यादा निर्माण होगा उतना ही H प्लस से ज्यादा निष्कासित होगा, और जितना H प्लस ज्यादा निष्कासित होता है उतना ही वह प्रबल एसिडिक होता है। अर्थात इसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रिजोनेंस पाया जाता है, या इसके अंदर अनुनादी संरचना पाई जाती है, अनुनाद पाया जाता है, और इस अनुनाद के कारण ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये मोर स्टेबल हो जाता है, और ज्यादा स्थायी होने के कारण कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अम्लता का कारण। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अम्लीय है, वाटर ज्यादा अम्लीय है, या एल्कोहल, तीनों का ही हमने पढ़ा है।
कि अल्कोहल में क्या है, ROH है, वाटर के अंदर भी क्या है, HOH है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या है, ये OH है। देखिए तीनों के अंदर वाटर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, परंतु सबसे अधिक कौन सा अम्लीय है, वो अल्कोहल है, वाटर है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू वाटर एंड अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जल और अल्कोहल की अपेक्षा ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों होता है वो देखते हैं कि यहां से देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या करेगा कि अनुनाद होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, यहां ले लेता है और इस प्रकार से बना लेता है O नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये H। यहां से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हुई है, किसके, इस ऑक्सीजन के, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है और यहां से ले लेने के कारण ये इस प्रकार से बन जाता है, देखिए O नेगेटिव डबल बॉन्ड O और H प्लस, यानी इस प्रकार से इसने कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण कर लिया है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करने से H यहां से आसानी से विस्थापित हो जाता है, परंतु यहां अल्कोहल और वाटर के अंदर इस प्रकार की कोई अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती, और अनुनादी संरचना नहीं पाई जाने के कारण ये ज्यादा मोर स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पर ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड बनता है वो कम बनता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होता है, किसके कंपेरेटिव टू वाटर और अल्कोहल, ठीक है। अब इसकी कंपेरिजन करते हैं हम फिनॉल के साथ, कि फिनॉल की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक क्यों होता है वो देखें। मैंने फिनॉल लिया और फिनॉल से बन गया फिनोक्साइड, देखिए ये बन गया O नेगेटिव, जबकि मैंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, यहां पर H प्लस और यहां पर भी H प्लस। देखिए दोनों जगह पर ये फिनोक्साइड बना है, ये कार्बोक्सिलेट बना है, दोनों के अंदर क्या होगा, इसमें भी अनुनाद होगा और इसमें भी अनुनाद होगा। अनुनाद के अंदर अभी हमने देखा था कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर इस प्रकार का अनुनाद पाया जाता है, देखो यहां मैंने नेगेटिव किया था, यानी जो नेगेटिव आयन है इस अधिक विद्युत ऋणी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन, उसके ऊपर समान रूप से हैं और स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, समान स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक बार नेगेटिव इस पे आ जाएगा और एक बार नेगेटिव इस पे आ जाएगा, यानी समान जो एटम्स है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर। बट यहां पर इस फिनोक्साइड के अंदर देखें, इस फिनोक्साइड में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा देखिए, एक नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये फिनोक्साइड आयन है, इस फिनोक्साइड आयन में क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड के ट्रांसफर हो गए इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन पर यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इस कार्बन पर क्या जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन पर कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें ये यहां आ गया यहाँ नेगेटिव, तो ये बॉन्ड पहले से पड़े हुए हैं, ये बॉन्ड यहां पड़ा हुआ है, ये बॉन्ड यहां पड़ा हुआ है, इनको हमने नहीं छेड़ा है। फिर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन यहां आगे स्थानांतरित हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएंगे, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे कि आगे वाले कार्बन के ऊपर विस्थापित हो जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएंगे तो यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड हो जाएंगे 5, एक यहाँ हाइड्रोजन है 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे, 5 वैलेंसी कार्बन की होती नहीं, इसलिए ये बॉन्ड टूटकर आगे वाले के इसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ प्लस है,
ये यहाँ आएंगे तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लिया। अब ये बॉन्ड टूट गया, बचा हुआ कौन सा है, ये बॉन्ड बच गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर फिर से एक यहाँ हाइड्रोजन है इसके पास और यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड ये है, तो बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर 5 है, तो इसलिए 5 होते नहीं, तो वापस इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन के पास से चला जाता है और आगे वाले कार्बन के पास जाता है। तो ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ क्या बना हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और उस पर आवेश क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर वापस ऑक्सीजन के पास से चले जाते हैं। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाती है। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या कि पहली वाली और ये जो पांचवी है ये दोनों क्या है, देखो एक दूसरे के विपरीत बन गया। ठीक है, ये दूसरी और ये देखो चौथी क्या है, समान है, और तीसरी अपने आप में अलग है। यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए कि जो हमने कार्बोक्सिलेट आयन लिया था उसका अनुनाद देखा था, उस अनुनाद के अंदर हमने ये देखा था कि कार्बोक्सिलेट आयन है वो इस प्रकार से, कार्बन इसके ऊपर भी नेगेटिव हो सकता है और इसके ऊपर भी नेगेटिव हो सकता है, और वो किस पे था, समान जो एटम है या समान परमाणु के ऊपर था, किस पे, ऑक्सीजन पे। और ये क्या है, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी। बट इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, कार्बन के ऊपर है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऋणायन है वो तो देखिए ये सारी संरचनाएं भिन्न भिन्न है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की संरचना कैसी बन रही थी, एक समान बन रही थी और वो अधिक स्थायी थी। परंतु ये स्थायी नहीं है, एक दूसरे में क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। ठीक है ना, तो ये स्थायी ज्यादा नहीं है, जबकि स्थायी कार्बोक्सिलेट आयन का ज्यादा स्थायित्व था। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ऋणात्मक आवेश आ रहे हैं, ये ऋणात्मक आवेश कम विद्युत ऋणी परमाणु, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कार्बन के ऊपर उपस्थित है, इस कारण से ये कम स्थायी है। जबकि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के ऊपर या एटम्स के ऊपर, सॉरी किसके ऊपर है, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये कम स्थायी है और ये ज्यादा स्थायी होने के कारण ये अधिक अम्लीय होता है और ये कम अम्लीय होता है। लास्ट इसका टॉपिक बच गया है कि सब्स्टिट्यूट या इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट है, उनके जुड़ने पर इसकी एसिडिटी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक लिखता हूं PH, और PH के बाद में आपको लिखना है I के बाद में लिखना आपको Br के बाद में लिखना आपको Cl के बाद में लिखना आपको फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में लिखना आपको साइनाइड, और साइनाइड के बाद में लिखना आपको NO2, और NO2 के बाद में लिखना आपको CF3। ठीक है, दोबारा लिखता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा अक्षरों में कि सबसे पहले आपने क्या लिया, फेनिल ग्रुप लेस देन आयोडीन, आयोडीन लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन, फ्लोरीन लेस देन साइनाइड, और साइनाइड लेस देन नाइट्रो NO2, और NO2 लेस देन CF3। ये इसका ऑर्डर है। ठीक है ना, बढ़ता हुआ क्रम है ये किसका, एसिडिसिटी का। यानी कहने का अर्थ यह है कि मैंने यहां पर C डबल बॉन्ड OH, यहां मैंने CH2 ले लिया है, और यहां कोई भी जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी इनमें से, तो इसका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से होगा कि यदि साइनाइड जुड़ा हुआ है तो वो इन हेलोजन की अपेक्षा ज्यादा अम्लीय होता है। यदि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ CF3 जुड़ गया, जैसे यहां पर मैं 2 ले लूं, एक तो मैंने यहां कर दिया CF3 और एक यहां पर मैंने कर दिया CnCH2, C डबल बॉन्ड O और OH। अब आपको कह दे कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो देखिए CF3 लास्ट में आ रहा है, तो मोर एसिडिक कौन सा है, ये वाला है, जबकि कम कौन सा है, ये है। इसको रटने का नहीं है, ध्यान रखना है, एक सेंटेंस ध्यान रखना है, फिर आई बाहर
फूल वाली कन्या NO2 व CF3 के साथ। सेंटेंस क्या याद रखना है? फिर आई बाहर फूल वाली कन्या NO2 CF3 के साथ। फिर का मतलब फेनिल ग्रुप, आई का मतलब आयोडीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन। आई कल भूल गया मैं। फिर आई बाहर कल फूल वाली कन्या सेंटेंस क्या वापस देखें। फिर आई बाहर कल फूल वाली कन्या NO2 और CF3 के साथ। फिर का मतलब पीएच फेनिल, आई का मतलब आयोडीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन, कल का मतलब क्लोरीन, फूल वाली का मतलब फ्लोरीन, कन्या का मतलब क्या हो गया साइनाइड, NO2 का मतलब NO2, F3 का मतलब F3। यानी ये क्या है, जैसे से ये शब्द जो जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी, वैसे वैसे इनकी एसिडिटी बढ़ती है। एक एग्जांपल और ले, जैसे आपने कर दिया CH और यहां कर दिया Cl2 और COOH कर दिया आपने, ये ज्यादा एसिडिक है कि CHF2 और COOH ये ज्यादा एसिडिक है, या आपको ये कह दे कि CN साइनाइड दे दिया आपका इसके साथ है, और यहां कर दिया आपने CH2 और COOH। अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इसमें? देखो कि पहले क्या आता है, फिर फेनिल आता है, कि फेनिल आता है तब वह सबसे कम है। फिर कौन सा आता है आयोडीन, फिर कौन सा आता है, फिर आई बाहर ब्रोमीन, फिर कौन सा कल क्लोरीन, फिर फूल वाली F फ्लोरीन। तो देखिए कि ये ज्यादा, इनकी दोनों में तुलना करें तो ये कम है और ये क्या है ज्यादा है। इन दोनों की तुलना करें तो ये ज्यादा है। देखो फ्लोरीन के बाद साइनाइड आता है, तो ये तो क्या है सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। तो इनकी एसिडिटी का जो क्रम करें अम्लता का, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तीसरा। फिर कौन सा कम है, दूसरा फ्लोरीन वाला। और सबसे कम कौन सा है, पहला। तो इसका क्रम कौन सा हो गया, ये वाला। या इसको क्या करते हैं 1 लेस देन 2 लेस देन 3। ये तो बढ़ता हुआ क्रम है, और ये कौन सा है, घटता हुआ क्रम है। यानी इनकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हम एसिडिटी का जो निर्धारण करते हैं वो इस प्रकार से कर लें। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और डबल बॉन्ड O और OH, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं एक तो, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इधर मैंने कर दिया ये और इधर कर दिया ये कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, जिस प्रकार से ये वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं तो इसकी अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है। जैसे नाइट्रो ग्रुप आ गया, ऑक्सो ग्रुप आ गया, कीटोनिक ग्रुप आ गया, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे यहां पर मैंने कर दिया कि CH3 CH2 और COOH, और एक ले लिया आपने CH3 CH2, एसिडिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल ले लिया कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है मेथिल, और इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण यहां पर इसकी अम्लता में कमी आती है। कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे जैसे बढ़ता है उसकी अम्लता में कमी आती है। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ CH2Cl और CH2Cl और CH2 और COOH, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में तुलना करें ज्यादा अम्लीय कौन सा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, विड्रॉविंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है वो -I प्रभाव या ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव डालते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट +I प्रभाव डालते हैं। अर्थात +I प्रभाव डालने वालों के कारण
अम्ल की अम्लता में कमी आती है और -I प्रभाव वाले जुड़ने पर अम्ल की अम्लता में वृद्धि होती है। और ये इस प्रकार से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।